नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग संविधान से संबंधित यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए कुछ प्रैक्टिस कोर्स करने जा रहे हैं, जिनमें मुख्य पॉइंट को हम लोग देखेंगे और ये एक रिवीजन क्लास है। ये हम संविधान को जल्दी से जल्दी देखकर यहाँ पर इस टॉपिक को धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, हम ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। संविधान में किस किस टॉपिक की अगर बात कर लें, संविधान में अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि संविधान में कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा होगी, संविधान में कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा होगी, इस पे पूरी चर्चा की जाएगी और संविधान को पूरा देखा जाएगा। जो एक पुलिस के पेपर में आपका जो आता है उसको पूरा किया जाएगा। तो देख लेते हैं संविधान में अगर बात कर लें तो आज हम लोग संविधान की क्लास करने जा रहे हैं और संविधान में जो जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग देखेंगे। कौन कौन से पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है संविधान में, तो हम लोग संविधान में पॉइंट क्या कौन कौन से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय पे करेंगे। फिर अगला पॉइंट भारतीय संविधान के निर्माण पे पूरी चर्चा करेंगे। संविधान सभा और उसकी कार्य प्रणाली पे चर्चा होगी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं संविधान में। भारतीय संविधान के स्रोत यानी संविधान कहाँ से लिए गए हैं, इन पे पूरी चर्चा है। उद्देशिका, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार। इसके बाद अगर बात कर लें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन, आपातकाल उपबंध, संसदीय अध्यात्मक शासन प्रणाली, भारत की संघीय व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। केंद्र एवं राज्य संबंधी पे चर्चा होगी और इसके बाद हम बात करें संघ और राज्य की कार्यपालिका, इस पे चर्चा की जाएगी और न्यायपालिका पे चर्चा होगी। इसके बाद ये पॉइंट 4 और हैं। स्थानीय निकायों पे पूरी चर्चा होगी। प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग, संविधान के अन्य प्रमुख प्रावधान, विविधि, इन पे पूरी चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था हम लोगों का, पहला पॉइंट था भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो पहले पॉइंट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो देख लेते हैं क्या होगी कि भारतीय संविधान की इतिहास क्या है, मतलब कहाँ से इतिहास भारत संविधान बनने की जरूरत पड़ी, उन पे पूरी चर्चा हम लोग करते रहेंगे यहाँ पर। तो देख लेते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था प्लस महारानी एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्षीय व्यापारिक अनुमति प्रदान की थी। हम बात कर लें यहाँ पर 1600 ईस्वी में 217 शेयर होल्डरों ने एक भारत में कंपनी स्थापित करने की, वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उनसे अनुमति प्रदान की। उस 217 शेयर होल्डर में एक शेयर होल्डर खुद महारानी एलिजाबेथ प्रथम भी थी। ये जो दी गई थी यहाँ पर, जो व्यवस्था जो दी गई वो कितने समय के लिए दी गई थी, 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दी गई, 15 वर्ष। यहाँ स्टार्ट यहाँ पर ठीक कह रहा है कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी व्यवस्था लाई गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये आया था। 1833 में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। 1833 में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। अभी चर्चा पूरे पे करेंगे हम एक एक पॉइंट पे। फिर उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर हम कहेंगे 1934 में M.N. राय द्वारा संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग, संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग की गई थी। अगर बात करें जो पहले व्यक्ति मांगा था बाल गंगाधर तिलक 1895 में। इसी मांग को दोहराया था गांधी जी ने 1922 में। कब दोहराया था, 1922 में। फिर हम बात कर लें कि इसी मांग को 1924 में मोतीलाल नेहरू ने इस बात और मानवेंद्र नाथ राय, इन लोगों ने दोहराया था। फिर 1934 में M.N. राय द्वारा संविधान सभा की पहली बार औपचारिक मांग की गई। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। 1946 में संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 में।
संविधान सभा का गठन हुआ था। फिर यहाँ पे बात कर लें 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था इंडिया में। संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। फिर अब यहाँ पे बात कर ली जाए कि कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कुछ कानून बनाए थे 1773 में। 1884 का पिट्स, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, फिर हम बात कर लें 1853 का चार्टर एक्ट। इन पे पूरी चर्चा हम करते हैं। फिर यहां से बात कर लें कि ताज का शासन, ब्रिटेन क्राउन का मतलब शासन, क्या क्या? ताज का शासन, तो देख लेते हैं 1858 से 1947 तक, ठीक है ना। ब्रिटेन क्राउन का मतलब शासन होता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1892 में एक आया था, भारत परिषद अधिनियम 1909 में एक आया था, भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। ये सारी स्थितियां हैं। फिर हम बात यहाँ पे कर लें कि इसके आगे प्रावधान अगर बात कर लें, भारत शासन अधिनियम एक 1947 में भी आया था। भारत शासन अधिनियम 1947 में भी आया था। फिर अगर आगे हम चर्चा करें कि कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, संवैधानिक रूप से उनकी चर्चा की जाएगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बनती है। पहला यहाँ पे पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा पॉइंट है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया था। ब्रिटिश की संसद भारत में कर रही व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में ये रेगुलेटिंग एक्ट दिया था। उस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का एक गवर्नर जनरल होगा। सहायता हेतु 4 सदस्यीय काउंसिल, सहायता के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल बनाई जाएगी। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। निजी व्यापार पर क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि कंपनी के कई कर्मचारी यहाँ पर अपने प्रॉफिट को देखते हुए, कंपनी को लॉस करते हुए एक अच्छा व्यापार कर रहे थे और उस पर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपके पास ये है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के बाद क्या रहा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या मतलब थे? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में पृथक करना। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को क्या कर दिए गए थे? पृथक कर दिए गए, अलग अलग कर दिए गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये था राजनीतिक मसलों पर नियंत्रण। किस पर था? राजनीतिक मसलों पर नियंत्रण। फिर उसके बाद 1784 में और क्या हुआ था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? व्यापारिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन राजनीतिक मसलों पर नियंत्रण के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए। पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। पहली बार ये हुआ 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार कहा गया, जो कंपनी के क्षेत्र जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र था, वो किसका कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इन बातों का मेंशन किया गया था। अगले देख लेते हैं पॉइंट में 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया। फिर
क्या कह रहा है कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ये चार्टर एक्ट 1813 की बात है। एक आया, सिर्फ कंपनी के पास चाय और चीन के साथ व्यापार के लिए ही बस प्रावधान थे। दूसरा क्या कह रहा है, ब्रिटिश कंपनी प्रत्येक वर्ष साहित्य, विज्ञान एवं विज्ञान के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी। इसका भी पूरा प्रावधान किया गया कंपनी द्वारा। ये ठीक है, ब्रिटेन के मतलब कंपनी से चार्टर एक्ट में मेंशन किया गया और कंपनी को ये जिम्मेदारी पूरी दी गई। अब आगे देख लेते हैं। फिर हम बात कर लें 1833 का चार्टर एक्ट। 13 के बाद कब आ रहा है? 1833 का चार्टर एक्ट आ रहा है। 13 के बाद आ रहा है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, आप भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और बंगाल अब क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल। यानी इसके पहले हम बात चर्चा कर चुके हैं कि 1773 में बोर्ड और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या हुआ था। अब कह रहा है कि गवर्नर जनरल किसका होगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर बात यहाँ पे कर लें कि 1700 किसकी बात कर लें? 1700 अगर बात करें 1828 से 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। फिर 1833 से 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। फिर बात कर लें, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके पहले 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या था कि चाय और चीन के साथ से व्यापार करना था। 33 में क्या कर दिया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार पूर्णतः क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। आगे देख लेते हैं। अगला जो है एक चार्टर एक्ट और आ रहा है 1853 का चार्टर एक्ट। 20-20 साल में चार्टर एक्ट आए हैं, देख लीजिए। इसमें क्या हुआ है कि पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। पहली बार हुआ कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। फिर गवर्नर जनरल के लिए नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। अगला, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली परीक्षा प्रतियोगिता का आरंभ। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कही ये बात? सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली परीक्षा प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ है यहाँ पर। ठीक कह रहे हैं यहाँ पर पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व कौन कौन? बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा, यहाँ के लोग इसमें स्थानीय और किस मंत्री विधान परिषद में यहाँ पर स्थिति बनी। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं ताज का शासन। कंपनी मतलब बाकी आपके ब्रिटेन क्राउन का शासन, ताज का शासन 1858 से 1947 तक देखते हैं। अब 1858 में एक आया था 1858 में एक आया था भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या क्या था? गवर्नर जनरल का पद नाम अब भारत का वायसराय कहा जाएगा। देख रहे हैं आप, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना, उसके बाद बना 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, और 1858 में क्या कह रहा है? अब जो गवर्नर जनरल होगा वो क्या कहा जाएगा? वायसराय कहा जाएगा। वायसराय कहा जाएगा मतलब ब्रिटेन के संसद के रानी का प्रतिनिधित्व कहा जाएगा। ठीक कह रहा है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पीछे वही बात हुई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी। अभी आपने कहा विधायी और प्रशासनिक सेवा अलग अलग कर दी गई, अब इनको समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, भारत का नहीं, ब्रिटेन की संसद का जो भी कैबिनेट में है जो मंत्री, उसको किसका कहा गया? भारत सचिव का पद सृजन किया गया। वहां से आगे देख लेते हैं। यहां पर भारत सचिव की सहायता के लिए 5 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत सचिव सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इसके बाद देखते हैं, एक आया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का क्या है? भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम देख लेते हैं। इसमें क्या था? 1861 में आ रहा है। इसके पहले 1858 में भारत परिषद अधिनियम, फिर क्या आ रहा है? 1861 में भारत परिषद अधिनियम। क्या था? विधि निर्माण में भारतीयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रक्रिया यहाँ पर विधि निर्माण, कानून निर्माण में भारतीयों को सम्मिलित करने की क्या हुई? प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कब से? 1861 से। वायसराय द्वारा 1862 में 3 भारतीय मनोनीत हुए। वायसराय द्वारा 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया में। यहीं से संविधान की शुरुआत धीरे धीरे, यहां से देख रहे हैं, बातें पकड़ में आ रही हैं। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये 3 लोग इसमें शामिल हुए थे। फिर क्या कह रहा है? विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। क्या हुई थी? विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। फिर हम कहते हैं यहाँ पर वायसराय को अपनी काउंसिल की सिफारिश के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति। अध्यादेश जारी करने की अनुमति वायसराय को। और क्या कह रहा है? काउंसिल की सिफारिश के बिना। और इसकी अवधि कितनी थी? 6 माह। कितनी थी इसकी अवधि? इसकी अवधि थी 6 माह। कितनी थी? 6 माह थी। देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगली बात ये लिखी है, 1892 का अधिनियम। एक आया था 1892 का अधिनियम। शुरुआत की काउंसिल की बात कर लें, संविधान की शुरुआत को इसी यहीं से माना जाता है। 1892 का अधिनियम विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार। ये कब से शुरुआत हुई? 1892 का अधिनियम पे शुरुआत की गई। अगला क्या था? विधान परिषद के में राज्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया। तो 1892 के अधिनियम में 2 बातें मेंशन है। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, विधान परिषद के राज्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। अगली बात कर लेते हैं यहां पर। फिर इसके बाद कह रहा है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। अगर बात कर लें कि वायसराय एक इसमें और भारत का सचिव ब्रिटेन में, उन दोनों के नाम है ये। और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि मॉन्टेग्यू कौन था, वायसराय था, कि ब्रिटेन की मंत्री परिषद का भारतीय सचिव था, और चेम्सफोर्ड कौन था। अगला बात कर ले, क्या क्या 1919 भारत शासन अधिनियम में हुआ। शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर वोट का अधिकार, वोट का अधिकार दिया गया। और भी कौन कौन माना? शिक्षा, संपत्ति और जो टैक्स जमा करते थे उनको वोट का अधिकार मिला। दूसरी बात कर लें, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई। आंशिक उत्तरदायी सरकारों क्या की स्थापना। प्रांतीय
मंडलों में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषय। फिर इसके बाद लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान हुआ। राज्यों का बजट केंद्र से अलग कर दिया गया। राज्यों का बजट केंद्र से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया। ये कब हुआ? 1919 का भारत शासन अधिनियम, और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ट। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ट। आगे देख लेते हैं हम लोग। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संविधान में क्वेश्चन बनते हैं। अब धीरे धीरे संविधान के आर्टिकल में पहुंचेंगे। पहले हम देखेंगे संविधान कैसे बना, कहां से शुरुआत हुई, इस पे पूरी है। क्या कह रहा है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, लिखित रूप से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हो रहा है। कब हो रहा है? 1935 भारत शासन अधिनियम में। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, जो 1919 में जो शुरुआत की गई थी वो 1935 में भारत शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की गई। प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका। फिर इसकी बात कर लें कि आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1934 में इसका प्रावधान था, 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1947। एक और है भारत शासन अधिनियम 1947। क्या कह रहा है? वायसराय केंद्र का, जबकि राज्यों के गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया। वायसराय को केंद्र का और जो राज्यों के गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया। ये बात कब हुई है? भारत शासन अधिनियम 1947 में। ठीक क्या कह रहा है? संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की गई। ये कब हो रहा है? भारत शासन अधिनियम 1947 में। फिर है भारत तथा पाकिस्तान नामक दो संप्रभु राज्यों के गठन का प्रावधान। संप्रभु राज्यों के गठन का प्रावधान। संविधान के निर्माण की बात करेंगे। अब यहां से शुरू होता है संविधान का निर्माण। क्या शुरू होता है? संविधान का निर्माण। तो यहां से हम संविधान के निर्माण की बात करेंगे। तो बात कर लें संविधान। तो संविधान के निर्माण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? संविधान के निर्माण की बात हो रही है। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। पहली मांग 1934 में वामपंथी आंदोलन के नेता M.N. राय द्वारा। संविधान सभा की मांग की बात हो रही है 1934 में। किसने? वामपंथी आंदोलन के नेता M.N. राय द्वारा। ठीक है ना? 1935 में कांग्रेस द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। फिर बात कर लें 1940 में, 40 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। तो मांग की जा रही है, स्वीकार कब किया जा रहा है? 1940 में। 1942 में कैबिनेट मिशन द्वारा दो संविधान सभाओं की मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग पार्टियों ने दो संविधान सभा मांगी थी, एक मुस्लिम पार्टी के लिए और एक अन्य पार्टी के लिए। तो संविधान सभा एक ही स्वीकार यहाँ पर करनी थी, तो दो को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसमें, और हम सभी बच्चों से कहना चाहेंगे कि ये प्रैक्टिस आगे चलती रहेगी, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझते रहें। तो आगे हम कल इसी के आगे चर्चाएं करेंगे, और जैसा भी आपको लग रहा हो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।